देखो भाई, चैप्टर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स जस्ट लाइक एन एलिफेंट, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। और हम लोगों ने क्या क्या चीज इसके अंदर कंप्लीट कर ली है, जरा उनको देखना है। वो क्या है, देखो, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये जो पैराग्राफ जितने भी चैप्टर के दिया है इन सबको कवर करना है, पॉइंट है ये, पैराग्राफ नहीं है, पॉइंट है, सारे के सारे आपको इस तरह से लेके चलना है। और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो कोई भी थ्योरी मैंने मिस नहीं होगी, ठीक है। पहले पैराग्राफ में इनकी पोजीशन के बारे में बताया हुआ था। पोजीशन आप लोग जानते हो, डी को, जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग दे रखी है, चौड़ी सी, ये डी ब्लॉक की बिल्डिंग है। और बेसमेंट में कौन सा ब्लॉक है अपना, एफ ब्लॉक के लोग जो बेसमेंट में रहते हैं, डी ब्लॉक के लोग जो है थोड़ा जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो ऊंची बिल्डिंग में नहीं रहते। फिर डी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो कौन से, 3 से लेके 12 तक। लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो है तीसरा ग्रुप। ये देखो यहाँ पे देखो 57, फिर 58 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 57 से ही मतलब 57 का ग्रुप नंबर 3 है ना, तो इन सबका ग्रुप नंबर हम क्या मान लेंगे, 3। और फिर 72 से ग्रुप नंबर 4 शुरू होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका ग्रुप नंबर कितना है, लेंथेनॉइड ये ऊपर की सीरीज इसका भी, और एक्टिनॉइड नीचे की सीरीज इसका भी जो है वो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात इसके अंदर यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है। और पीरियड नंबर की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर जो डी के एलिमेंट्स हैं वो शुरू ही 4th पीरियड से हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन से पीरियड्स यहाँ पे डी अवेलेबल है, 4, 5, 6 और 7। और एफ ब्लॉक सिर्फ 6 और 7 में अवेलेबल है। अच्छा, इनके नाम होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ना, जो पहले जो ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज का नाम था 3D सीरीज। तो 3D सीरीज क्यों है, बिकॉज डी ब्लॉक का पहला मेंबर जो भी स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट होते हैं, कल समझा रखा है। आज कोशिश करूंगा वीडियो डाल दूंगा तो आप वहां से देख लेना, ठीक है, फिर फ्लो में आ जाओगे आप। और ये वीडियो भी डाल दूंगा साथ में। 4th पीरियड से अपनी 3D सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो पीरियड नंबर 4, लेकिन सीरीज कौन सी है, 3D। ऐसे ये कौन सी है, 4D 5D 60। अच्छा, ये कौन सी है, 7 नहीं 60। एफ डी की बोलेंगे, है तो एफ, ठीक है। तो ये कौन से वाले पीरियड में आ रही है, 6 पीरियड में। ये सारे जो रखे हैं इनको बोलते हैं हम लोग एन की वैल्यूज, ये हैं सब एन की वैल्यूज। और एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग एस होता है और एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग पी होता है। लेकिन डी किसके अकॉर्डिंग होता है, n-1, और एफ किसके अकॉर्डिंग होता है, n-2। ये आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इसीलिए ये अपनी 4f सीरीज और ये 5f, दिस इज द 4f सीरीज नीचे वाली। तो इनकी पोजीशन की बात होगी। फिर ये होते हैं आपके कौन से एलिमेंट, एस के और पी के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और एस से पी में जा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में कुछ जो चेंज आ रहा है वो इनके थ्रू होके आ रहा है, मतलब इनके थ्रू होके हम पी में जा रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ट्रांजिशन के भी अंदर मिले उनको क्या बोल देंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ वाले हमारे क्या हो जाएंगे, इनर ट्रांजिशन। तो सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। फिर जिन्नी कनाडा हैगी कॉपर लेने गई थी, तो इस चीज को जो है हमने क्या करा था कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी तक का जो हमने पढ़ा था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिनमें डी में ना कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर हो। अब मान लो आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये होगी, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, D3 है तो 3, फिर D4, D5, फिर D6 में कितने अनपेयर्ड है, 4। अनपेयर्ड कम होते जा रहे हैं, D7 में, D8 में, D9 में, और D10 के अंदर एक भी अनपेयर्ड नहीं है। तो जो आपके ये रखे ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसका नाम क्या था, कॉपरनिशियम। कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट था, उसके ऊपर है कॉपरनिशियम। इन सभी के अंदर आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसलिए ये है तो डी ब्लॉक में, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। और बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो ये बात हमने देखी थी इसके अंदर। चलो, उसके अलावा और क्या देखा था हम लोगों ने, हाँ, इसके अंदर आते कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी हम लोगों ने। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 में 10 हमेशा होगा, लास्ट के 2 में 10 हमेशा होगा। इसके अंदर लास्ट के 3 में भी 10 हो जाता है। तो कल की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा का सारा। और सारी इसकी ट्रिक हमने डिस्कस कल की वीडियो में कर रखी है। देखो, सुनो, इसमें क्या है आपके, इसमें क्या है आपके पास, D4 और D9 नहीं है। देखो, एस के अंदर हर जगह 2 चल रहे हैं, और यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3 4 4 नहीं है,
या 4 होना चाहिए था, 4 है ही नहीं, 5 हो गया क्योंकि एस में से एक ले लिया। इनमें बेसिकली क्या होता है, एस के अंदर ऑलरेडी फिल्ड है, देखो देख लो एक बार यहाँ पे ताकि फिर अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। देखो इसके अंदर अपने 4s1 4s2 फिल हो चुके हैं। जब 4s भर चुका है ना, उसके बाद हम डी को भरना शुरू करते हैं। तो D1 D2 D3, यहाँ पे होना चाहिए था D4 और यहाँ पे क्या होता है D5। क्यों होता है? बिकॉज देखो जो डी है ना, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4। अब जब 4 है ना, तो डी क्या कोशिश करता है, मैं एक और कहीं से और ले आऊं ताकि ये हो जाए हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड वाली एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। इसलिए जैसे 4 बना था ना, 4, तो 4 ने क्या करा, एस में से खींच लिया, अपने को 5 बना लिया। तो इस एम एन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सॉरी एम एन की नहीं, क्रोम एम की क्या हो जाएगी, 4s1 हो जाएगा और डी में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे यहाँ पे। ये चक्कर चलेगा। अच्छा कॉपर के अंदर क्या होगा, 4s2 और 3d9 ये होना चाहिए था, पर इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3d10, क्योंकि भाई ये फिर फुल्ली फिल्ड हो जाएगी। और फुल्ली फिल्ड क्या होती है आपकी, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है कंपेरेटिवली, राइट। तो ये कुछ चक्कर रहता है। इसी इसी हिसाब से हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपको D4 और D9 नहीं मिलेगी, वो एस से खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सबसे ऐसा लास्ट वाली सीरीज की है, इसके अंदर बस खाली आपको D9 नहीं मिल रहा, यहाँ पे S2 और D9 की वजह से क्या हो गया, S1 और D10 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, और ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8, यहाँ पे 9, 9 का 10 होना। रीजंस होते हैं इसके, रीजन साइज वगैरह पे और चीजों पे डिपेंड करेंगे। सिर्फ इसमें आ रहा है कि तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखो सुनो, तो बेसिकली यहाँ पे देखो नाम पता लग गया क्या होता है। इस पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ कैसे पोजीशन पता लगी क्या होती है। यहाँ पे आपको बस वो दे रखे 3D सीरीज 4D सीरीज के बारे, ये भी हमारा हो चुका है। इसके अंदर क्या दे रखा है, कौन से होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और जिन्नी कनेडा है, यानी कि जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनिकस कॉपरनिशियम, ये नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी फील्ड है। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ये कल वाला ही चल रहा है वैसे तो बेसिकली, बट स्टिल चलो। और यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं हुआ तो हमने स्किप कर दिया था, खुशी खुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे क्या चीजें दी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए, डी वाला n-1 होता है, यानी कि अगर हम 4th पीरियड में हैं तो डी होगा 3, लेकिन एस कौन सा होगा, 4। ठीक है भाई, एस है 4 एन के हिसाब से, डी है एन से एक कम। डी में आपको मिलेंगे 1 से लेके 10, और एस में मिलेंगे, एस में 2 ही होने चाहिए, पर कहीं कहीं आपको 0 भी मिल रहा है एक केस में, और 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो ये इसके अंदर रहता है, वो हमने देख लिया ना ऑलरेडी, से हमें पता है अभी इसको पढ़ने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर क्या होगा, n-1 का मतलब इनर डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर हो सकते हैं 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट एन में है, इसके अंदर भी हो सकते हैं 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो जनरलाइजेशन है, इनकी इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं भाई। क्यों भरे पड़े एक्सेप्शन, उसका रीजन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया अभी अपना, उसका रीजन, हाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होगा n-1 में और ns ऑर्बिटल्स में। मतलब जो 3D कह लो और जो 4s है, फिर आप कह लो 4D और जो 5s है, मतलब s n-1 वाला तो d और n वाला जो s है, उनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा। बिकॉज आप खुद देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में, वो क्या था, ये एक मिनट तो कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस का मान लो s ये है, p थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, और d थोड़ा और बड़ा होता है। तो मान लो ये s था कौन सा, 3s, फिर यहाँ पे कौन सा आ गया, 4s, लेकिन 3D 4s के लगभग पास पहुंच गया काफी। ये साइज थोड़ा सा 3D का बड़ा होता है, इसलिए पास पास हो गई, इसलिए कह सकते हैं कि एनर्जी गैप क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। अरे बात समझ में, तो ये एक रीजन हम सोच सकते हैं, क्योंकि डी की शेप ही कैसी है, थोड़ी सी एलोंगेटेड लंबी शेप है, और ये प्रोट्रूड वाली बात यहाँ पे लिखी हुई थी आगे जाकर, आपको बताइए। देखो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है ट्रांजिशन एलिमेंट के, प्रोट्रूड करेंगे मतलब बाहर निकलेंगे, थोड़े से खिंच जाएंगे टू द पेरीफेरी, मतलब किनारों तक पहुंच जाएंगे एटम के। और अदर ऑर्बिटल यानी कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल से ज्यादा डी ऑर्बिटल खींची हुई होती है, लंबी होती है। तो इसी वजह से हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी गैप जो है कम आ रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।
ये भी स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में ना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब एक बार हो जाएंगे ना चीजें सारी की सारी, फिर आपको बहुत इजी लगेंगी। जैसे अब देखो पिछला पढ़ा हुआ हमने पूरी 2 क्लास लगा दी थी उसमें, और अब देखो सेकंड्स में कंप्लीट होगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है बस, उसके बाद तो रिवीजन स्पीड से चलेगी। खैर, और साथ में क्या क्या हुआ है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सेट जो होते हैं ऑर्बिटल के, वो मोर स्टेबल होते हैं। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो क्या n-1 d और ns, बीच में एनर्जी का गैप कम है। फिर क्या आगे चीज यहाँ पे आपकी, कि हाफ फील्ड वाले और कंप्लीटली फील्ड वाले जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। तो इस सब को मिला करके हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी आती है। यहाँ पे और क्या देखो, पढ़ते हैं एक बार तसल्ली से। फिर इसका जो कंसिक्वेंस है वो कहाँ नजर आता है, क्रोमियम में और कॉपर। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम की क्या हो जाएगा, देखो स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मतलब इनमें ही दिक्कत आ रही थी, हमने देखा था। उन्हीं के एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक सेकंड में कॉल रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई ये देखो क्या होता है, क्रोमियम के अंदर D5 होकर के S में से एक चला गया था, और इसके अंदर D4S2 की जगह क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। और कॉपर में क्या मिलेगी आपको, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। वही रीजन है इसका, क्योंकि D5 होने से क्या हो रहा है, हाफ फील्ड हो गई, मोर स्टेबल, और D10 होने से क्या हो रहा है, फुल्ली फील्ड हो गई, मोर स्टेबल। तो इसका रीजन तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकियों का रीजन नहीं दिया, तो हमें पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट। अच्छा, यहाँ वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी वाले ने पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करिए कि जिन्नी कनेडा हैगी, कॉपर निकल, कॉपरनिशियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं बिकॉज D10 की वजह से। राइट। अच्छा, यहाँ पे जस्ट एक बात कही थी इन फ्यूचर वाली, कैसे, यहाँ पे जो बातें लिखी हुई थी उनको अगर हम ध्यान से देखें जरा, तो क्या कहा था कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे जो खास बात है ना, वो है कि इनके पास डी में ना 1 से 9 तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई यही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकी वजह से इनकी एक से 9 थे इसमें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कह रहा, 1 से 9 होंगे। ठीक है, मतलब एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होना चाहिए। यही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि सिमिलर थी। मतलब सारे के सारे के अंदर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको मिलेगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी इनकी सिमिलर सी मिलेंगी। और वही इसी वजह से बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी, कलर्ड इनके आयंस बनेंगे, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बस ये सब है। क्लियर। तो अब जो पढ़ाने वाला हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। अब इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल सबके लिए नया है, फ्रेश है, हालांकि ये डिस्कस कर लेते हैं, पर आगे का पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करते हो, तो फिर अब भाई अल्टीमेटली हम लोग शुरू कौन सा टॉपिक करते हैं यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कि 1 से लेके 9 D वाले एलिमेंट, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये तो बिल्कुल याद करने की चीज ही नहीं है भाई। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इनकी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल और इलेक्ट्रिक, कुछ बच्चे कह रहे थे सोनरस भी होंगे, मेटेलिक क्लस्टर वगैरह, ये सारी इनके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टी मिलेंगी। इनमें एक्सेप्शन कौन है, धोखेबाज कौन है भाई, जिसके पास D10 है, जिन्नी कनाडा आएगी, और मन, जिन्नी कनाडा आएगी उसका मन नहीं लग रहा कनाडा में, लेकिन अरे बात समझ में, तो देखो जिन्नी कनाडा आएगी, मन कहाँ पे है आपके, लोकेशन साथ में देखते हैं चलो। जिन्नी कनाडा हैगी और मन उसका नहीं लगता, और ये अपडेटेड नहीं है एनसीईआरटी, ये बाद में ऐड हुए ना, तो ये कॉपरनिशियम भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे हैं ये एक्सेप्शन हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कॉपरनिशियम रेडियोएक्टिव होगा, ये वाले थोड़े ना होंगे। मतलब आप नीचे के लाइन के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑगी तक, ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लैटिस स्ट्रक्चर दे रखे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। जैसे कि आप एक बॉक्स तो बना लो, यहाँ एक बॉक्स बना लो, यहाँ इनके मैच कर रहे हैं, फिर एक बॉक्स बना लो यहाँ, फिर ये वाले जो मैं बनाने वाला हूँ ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्स वाले। देखो जिन्नी कनेक्ट आएगी और मन, इनमें एक्स लगा हुआ है, मतलब इनको कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन देखो ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, इनका सीसीबी वाला मेनली मिल रहा है, इनका सबका क्या मिल रहा है आपका एचसीबी, इनका बीसीसी, और इनका भी क्या मिल रहा है यहाँ पे एचसीबी मिल रहा है। तो हल्का हल्का सा इसका, हाँ हल्का हल्का सा, मतलब ये दोनों शो कर रहे हैं। हाँ मेन ये ऊपर वाला ये बनाते हैं, ठीक है, तो दो दो शो कर रहे हैं।
तो ये आपको डायरेक्टली याद करना है, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं सेक्शन। अब देखो आगे जो बातें आएंगी ना, मतलब अब हर चीज का लिंक बनेगा एक दूसरे के साथ, तो आपको बिल्कुल ऐसे लिंक करते हुए चीजों को चलना है। अभी तक समझ में आ रहा है भी क्या चल रहा है इसके अंदर? थोड़ा सा है बोरिंग, मैं जानता हूँ, बट फिर भी जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है हम लोग उतना इंटरेस्टिंग करते हुए चलेंगे इसको। यहाँ पे पहली जो चीज इन्होंने स्टार्ट करी है वो क्या दे रखी है भाई, देखो सुनो, हमारे पास जो ग्रुप्स अवेलेबल थे कौन से थे? ठीक है देखो, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, इसकी ट्रिक थी टी जरा हाफ रखो, नहीं बनाई हमने आज, टी जरा हाफ रखो। वो नवाब था दुबई का, करोड़ मोल वाला सागर, दुबई में सागर है काफी महंगे है ना, उनके अंदर वो बना रखे हैं। मन तक रीना भी, फिर रूठा उसामा हंसते हंसते। अब क्यों आगे आना पड़ेगा? क्योंकि जिन्नी कनाडा आएगी कॉपर लेने गई है वो, और मन उसका लगता नहीं कहीं भी। तो यहाँ से आप क्या ध्यान रखना कि हल्का सा ना आइडिया रखो, कुछ कुछ इनका हल्के फुल्के इनका देखो, सेकंड ईयर लाएंगे इसी टीजर आप वो नवाब था, कम से कम 3 याद कर लेना आपने, तो आपको डी ब्लॉक के पहले 3 ग्रुप याद हो गए। बोलो जरा, सेकंड ईयर टी जरा हाफ और नवाब था दुबई का, ठीक है, दुबई का दुबई में, बस बस बहुत है। अब देखो इसी नॉलेज के हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि सर यहाँ पे ना टी आ गया, मतलब टाइटेनियम आ गया, मतलब सर हमें ये वाली कौन सी 3D सीरीज दे रखी है, फिर ये हमें कौन सी दे रखी है, टी जरा हाफ, ये 4D सीरीज, और ये कौन सी है अपनी 5D। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में मैं मानता हूं कि ऊपर 3D है, फिर नीचे 4D, फिर उसके नीचे 5D, पर यहाँ पे भाई ये पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना है, ये तो उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब हमारी पीरियोडिक टेबल में भी लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और यहाँ पे भी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट नंबर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपको दिखा रखा वो रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, बिल्कुल ये तो गलत बात है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, देखो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सर ये मेल्टिंग पॉइंट है ना, इस बीच वाले को देखते हैं जरा वाले, मतलब ये कौन सा एलिमेंट होता है, जिरकोनियम, बीच वाली में ना क्या हो रहा है सर, बढ़ती जा रही है मेल्टिंग पॉइंट, फिर लास्ट में घट रहा है, मतलब कुछ ऐसा ट्रेंड है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा फिर वो घटा। अब इसका रीजन क्या आता है, तो हमने मतलब देखो डाउन द ग्रुप तुम जा नहीं रहे ना, हाँ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, ये सबसे पहले वाला एलिमेंट है, फिर ये है, फिर ये है, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना, क्योंकि देखो टी जरा हाफ रखो, सो ये वाला एलिमेंट होगा आर एफ रदरफोर्डियम, आर एफ रदरफोर्डियम। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम से ज्यादा किसका, जिरकोनियम, उससे ज्यादा किसका, हाफनियम, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, हमें क्या करना है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पहले बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर हमें घटता हुआ दिख रहा है। अच्छा मन तक में कुछ प्रॉब्लम है, देखो क्रोमियम के मन आना चाहिए था, फिर ये इस तरह से जाना चाहिए था, यहाँ पे मोलिब्डेनम का तक आना चाहिए था, फिर ये जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन टंगस्टन अच्छा से काम कर रहा है, टंगस्टन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि सर मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सर मतलब पिघला रहे हैं इसको, अच्छा मतलब मेटल को पिघला रहे हैं, मतलब जब हम पिघलाएंगे तो मेटल और मेटल का बॉन्ड टूट जाएगा आपस में, मतलब बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो जिसके अंदर ऐसे मेटल्स दे रखे हैं इनके बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो अगर मेटल मेटल के बीच में मजबूत बॉन्ड होगा तो तोड़ना मुश्किल, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब सर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? तो हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो, देखो मतलब सीरीज चल रही है उसको ब्रेक मत करो, देखो यहाँ पे अब हमने क्या देखा सर, यहाँ पे मतलब मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, मतलब मतलब हमें मेटेलिक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डी सबशेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल जो दिए हुए हैं ना, उनके अंदर देखो 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, सर जब हम देखो कैसे कैसे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक,
जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है इनके अंदर, ठीक है। स्कैंडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, मेटलिक बॉन्डिंग काफी वीक। टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी मजबूत मेटलिक बॉन्डिंग। वेरिडियम में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन और मजबूत। फिर मन में थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई थी, पर लेकिन मन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो मन यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, देखो मैं इस टेबल में पहुंच जाता हूँ एक बार। जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे सुन लो ध्यान से, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखो पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे मैक्सिमम, फिर घटते जा रहे हैं। तो यही ऑर्डर रहता है मेटेलिक बॉन्डिंग का। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो एक बार आप, देखो ये अपने क्या हो जाएगी, डी सबशेल, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, क्रोमियम में 3, मैग्नीज में, इवन इसके अंदर थोड़े से और, एस के अंदर भी एक अनपेड ही हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई मन में दिक्कत आई थी ना थोड़ी सी, इसलिए आई थी वो। फिर एफ के अंदर कितने हो जाएंगे आपके, 6, 4, मतलब एम तक पहुंचे मैक्सिमम पे, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं देखो, है ना। और बॉन्डिंग भी इनकी वीक होती है। तो यही रीजन है, यही आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने से स्टार्टिंग में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो घटते जा रहे हैं। D5 तक मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर D6, D7, D8, D9 और D10 में तो 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहुंच गए। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन, सॉरी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे पढ़ो जरा। हाई मेल्टिंग, एटॉमिक नंबर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। नहीं ऐसा नहीं है, गलत, जैसे लास्ट तक 0 हो गया तो नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो क्या है यहाँ पे कि किसी भी रो के अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट है एलिमेंट के पहले D5 पे मैक्सिमम पहुंचेंगे एक्सेप्ट फॉर मन तक, और फिर फॉल होंगे रेगुलरली, ऐसे ही एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ेगा। तो ये देखो हमने अच्छे से देख लिया यहाँ पे सारा। अच्छा, तो फिर यहाँ पे बेसिकली और आगे क्या बात दी है कि मैक्सिमम जो मैक्सिमा जो आएगा ना वो कहाँ पे आ रहा है, D5 में बीच में आ रहा है, क्योंकि वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो बातें बातें वही रिपीट कर रखे हैं यहाँ पे इन्होंने कुल मिलाकर के। अच्छा आगे, सिंस एंथैल्पी ऑफ, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखो अभी तक हमने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये कौन सी जो है सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। भाई हेक्सागोन चैप्टर 1 किया होगा ना आपने सॉलिड स्टेट, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। अगला टॉपिक हमने क्या उठाया, मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे वेरिएशन में आ रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। मैंने कहा था ना अनपेड इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो एक बार पूरे चैप्टर में, और हर पूरे चैप्टर में वही आपकी हेल्प करने वाला है। चलो, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली। अब ये लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, एक होती है अपनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में क्या सीन होता है, मान लो आपके पास एक गोल्ड का पीस था, येलो कलर से बनाते हैं, अपने पास में गोल्ड का पीस था, इसको अपने इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि इसके एटम एटम अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मतलब आपका गोल्ड जो वो क्या बन चुका है, अब गैस बन चुका है। अपने एटम एटम तक तोड़ के अलग कर दिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये इसकी बात कर रहे हैं आप लोगों के, सर हमें शक सा हो रहा है कि मेटेलिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी तो ज्यादा होगी। भाई अगर मेटल टाइटली बंधा हुआ है तो एटम बनने में दिक्कत आएगी फिर से भाई। तो आप देख लो कुछ कुछ सेम ग्राफ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जूम करना पड़ता है इसके अंदर, पर आपको दिख जाएगा जूम करने के बाद। यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है छोटा सा ए, ये बुक में तो दिखता है नहीं, पीडीएफ में दिखता है, जूम करने से आप ए, मतलब ये आपको क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो आप यार अब खुद फील करो, कुछ कुछ वैसा सा ग्राफ नहीं आ रहा, टंगस्टन पे टॉप पे जा रहा है, मन तक में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीरीज 3, यानी कौन सी सीरीज, 5D, फिर ये कौन सी है 4D, फिर ये कौन सी है 3D। तो ये अपनी ग्रीन कलर की 3D, मतलब दिस इज द 3D। अगर नीचे सेम ही है, मतलब वैसा ही। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर भी क्या आ गया, सेम सा ही आ गया पहले के जैसा, ठीक है। तो मतलब यही चीज यहाँ पे काम कर रही है। तो इसमें लिखा हुआ है सिंस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को
डिटरमाइन करने में। अब देखो ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। आप कहोगे सर आपने हमें मेल्टिंग पॉइंट समझाया, हमें समझ में आ गया, हमें पिघलाना है। सर आपने कहा कि ये Z जो है बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ा फिर घटा, हमें ये भी समझ में आ गया। आप ये क्यों हुआ कि सर पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, फिर वो मैक्सिमम होंगे, फिर वो कम होते चले जाएंगे। अच्छा सर आपने कहा इसी को एटोमाइजेशन पे लगा दो, हमने ये भी मान लिया। ठीक है सर यही कारण होगा, मेटल स्ट्रांगली बंधे हुए हैं तो एटम बनाने में दिक्कत आएगी। ऑर्डर सेम सा मिल गया अपने को। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से घुसा है बीच में, ये कहाँ से आया इलेक्ट्रो पोटेंशियल? तो देखो जरा याद करो पुराने जमाने की बातें, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा करते थे। बड़े खुश थे हम उन दिनों इंस्टीट्यूट में, कोविड के दिनों में, है ना। जिंक मेटल, हमारे पास एक जिंक मेटल होता था, हमारे पास एक जिंक मेटल होता था, उसके ऊपर हम लोन लेते थे, जरा एसबीआई वालों से लोन लेते थे। लेफ्ट में रहता था जिंक मेटल, है ना, याद होगा आपको, है ना। इस तरह करके कुछ होता था, रॉड वगैरह डालते थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया होगा ऑलरेडी। देखो लेफ्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। भाई अगर इस जिंक की रॉड को हमें एज अ एनोड इस्तेमाल करना है, तो जिंक की रॉड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जिंक था सॉलिड, उससे बन गया जिंक+2 और 2 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुए। और ये जिंक+2 कैसा होता है भाई, एक्वस। देखो अगर हम आज आज के दिन इस बात को ध्यान से बैठ के सोचें, सॉलिड से एक्वस ऐसे नहीं बनेगा। पहले आपको सॉलिड को तोड़ के एटम एटम बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे लगेगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फिर एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, आयन बनेगा, यहाँ पे लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सॉलिड को पहले एटम बनाओ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दो, उसको हीट दो ताकि वो एटम में बन जाए, फिर एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाओ, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दो, फिर वो क्या बन जाएगा, आयन, और फिर आयन को पानी में घोल दो, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कहीं ना कहीं हमने ग्रुप 17 में बात करी थी। इन सभी फैक्टर्स को मिलाते हैं, इन सभी को हम लोग कंबाइन करते हैं, कुछ देने होते हैं, कुछ एनर्जीज निकलती हैं, इन सभी फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं ना, तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। और फिर अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या इस्तेमाल करते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम सारे निकालते थे, याद है आपको, चैप्टर 3 किया था। चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी होगा तो डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने डबल डबल क्लास रखवाई है, इसके बाद एक क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब क्लास का टाइम में बढ़िया सा बेस बन जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है भाई, तो हमें क्या पता लगा कि भाई इलेक्ट्रो पोटेंशियल ना इतना आसान टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल में। इलेक्ट्रो पोटेंशियल में एटम में तोड़ना भी है, इलेक्ट्रॉन निकालना भी है, पानी में घोलना भी है। तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और जब पानी में घोल देंगे तो एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, HYD। ठीक है भाई, तो इन तीनों को जब मिलाते हैं ना, तब हमारे इलेक्ट्रो पोटेंशियल का टॉपिक बनता है।